अच्छा मुझे लग रहा है और डर भी लग रहा है बहुत, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा डर लगता है पढ़ने लिखने वालों को ही, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो खैर मुझे यहाँ बहुत भारी भरकम बातें करने के लिए कह दिया गया है कि भाई लिटरेचर में या इसमें पॉजिटिविटी कैसे, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई कमी बेशी हो जाए। मैं बहुत बेतरतीब सा आदमी हूँ, मुझे खुद भी कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ से शुरू करूँगा कहाँ ख़त्म करूँगा। बैठा बैठा बहुत देर से सोच रहा था ये बोलूँगा वो बोलूँगा, मगर वो हमेशा ऐसा होता है कि मैं कहीं से शुरू करता हूँ और पता नहीं कहाँ चली जाती है बात। बहरहाल लिखता हूँ, फिल्मों में लिख लेता हूँ, ये एक अलग बात है। लिखता अपनी मर्जी के लिए था, वो अलग बात थी। आज का जो सेशन है उसमें पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा था, तो और उम्मीद ज़्यादा मेरे हिसाब से लफ्ज़ से, तो मैं जिस माहौल से निकला या आप लोगों तक पहुंचा, वहाँ से उम्मीद ही बचा सकती थी। उम्मीद तो होनी चाहिए आदमी को, उम्मीद पे तो सुनते हैं दुनिया कायम है। तो बहरहाल मेरी उम्मीद, मेरी ज़िंदगी का सरमाया तो भाई ये है कि अभी तक का तो कि इंसान अगर गलत फहमी को भी सही तमीज़ से पाले ना, ढंग से, तो वो सही रिजल्ट देके जाती है आपको। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फहमियाँ पाली थी। मैंने जब आँख खोली मेरे तरफ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा कह लो, बुरा ही कहेंगे उसको तो खैर, लेकिन आजकल फिल्में उसी से चलती हैं। बड़ा ख़राब सा माहौल था। बस्ती में मेरी पैदाइश हुई, मोहल्ला था, आधा इधर मुस्लिम मोहल्ला था, इधर मिक्स मोहल्ला था। दिन रात की लड़ाइयाँ झगड़े, जो आप बुरा देख सुन सकते हो वो मैंने बचपन में ही सुन लिया था और देख भी लिया था। क्राइम भी बहुत था, सब कुछ देख रहा था। लेकिन मैं वहाँ से भी फिर पढ़ने लिखने की तरफ पहुँचा, तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं कोई उम्मीद तो हुई थी। और उम्मीद ये हुई थी कि बचपन में मैंने गलत फहमी पाल ली थी। वो टीवी पे साथ दिलीप कुमार की फिल्म देख ली थी मैंने, शायद गोपी आई थी या कोई थी राम और श्याम। और इंसान जब छोटा होता है, ये जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान छोटा होता है ना, तो वो राइटर नहीं बनना चाहता, वो हीरो ही बनना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा होता है, उसको उसी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने जब दिलीप कुमार को देखा ना, तो मुझे तो लगा कि मैं तो बिल्कुल ये का यही हूँ, दिखने में भी ऐसा हूँ। और मैंने फिर वो शुरू हो गया, मैं तो आईने के सामने खड़ा होकर यही सोचता रहता यार मैं बहुत दिलीप कुमार जैसा दिखता हूँ, बोलता भी वैसा हूँ। और वो फिल्में चलती रहती थी घर में, पहले वीसीआर होते थे, वो वीसीआर पे चलती थी। बस्ती में था वो, सामने किसी की छत पे होती थी, तो सारा मोहल्ला वहीं देखता था। महाभारत जब आती थी तो हमारे घर टीवी था, तो सारा मोहल्ला हमारे घर आता था। कुछ छत पे बैठते थे, फिर सामने एक काका जी थे, उनकी तो छत पे बैठते थे, उसके पीछे वाले घर वाले तो उस पर टांग लटका के बैठे रहता करते थे। तो हम अपना टीवी बाहर रख के फुल वॉल्यूम में दिखाते थे, भाई महाभारत देखिए, या शाम को चित्रहार आता था। तो मैंने फिल्में थी मेरे चारों तरफ, मैंने घर में वो देख ली थी। बाहर का माहौल दूसरा था कि लोग लड़ रहे हैं, औरतें लड़ रही हैं सुबह से शाम तक, फिर शाम को उनके शौहर घर आएंगे, फिर वो बताएंगे कि आज ऐसा हुआ। तो फिर शाम को खाने के बाद फिर एंटरटेनमेंट शुरू होता था कि वो भी लड़ रहे हैं आपके साथ। तो मैं देख कुछ और रहा था, और मेरे अंदर दूसरा इनपुट ये चीज थी कि यार मैं फिल्में देख रहा हूँ, और फिर ये डिसाइड कर लिया मैं दिलीप कुमार बनूंगा। गाना सुन लिया मोहम्मद रफ़ी साहब, रफ़ी साहब जैसा ही गाता हूँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था मैं तो कमाल आदमी हूँ, मैं रफ़ी साहब जैसा गाता हूँ, दिलीप कुमार जैसा दिखता हूँ, बोलता हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद क्या है कि प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि मैं देखूँ तो यार लगता था कि हूँ तो दिलीप कुमार ही, लेकिन है ना समस्या ये है कि ये घर के अंदर ये छप्पर था हमारे, तो इसमें टीन में छेद क्यों है, तो ये टीन का छप्पर ही क्यों है अगर मैं दिलीप कुमार हूँ तो। और बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता था एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए मेरी यहीं कहीं पर, वहाँ तो वो गजब वालों का ठेला खड़ा रहता है। तो मैं कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ कि मैं हूँ दिलीप कुमार, मगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इंसान क्या होता है ना, जब छोटा होता है तो खुद ही फैसले करता है। तो मैंने फाइनली, छोटा था तो ये डिसाइड किया कि अल्लाह से ना कोई गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी। वो मैं हूँ बहुत बड़ा आदमी, लेकिन मैं इन गरीबों में पैदा हो गया हूँ किसी तरह से। तो मैं बच्चों को खेलते देखता तो मुझे यही लगता था कि अल्लाह तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे कहाँ पैदा कर दिया, तो सतोलिया खेल रहे हैं, अब मैं करूँ क्या। तो खैर मैंने गलत फहमी पाल ली, कहने का मतलब ये था। इसी दौरान मुझे चिकन पॉक्स हुआ,
तो मेरे चिकन पॉक्स पहले वो एक तरफ पटक देते थे, तो मेरे स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो घर वालों ने एक तरफ बिस्तर कर दी, तो मैं ऐसे 15-20 दिन पढ़ा रहा, तो मेरा ऐसे हाथ टटोलते टटोलते बुक्स पर चला गया, तो मुझे गालिब की किताब मिल गई। तो मैंने गालिब को पढ़ा, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बन गया मेरे अंदर, एक दिलीप कुमार, एक मोहम्मद रफी, एक तरफ फिल्में और एक तरफ शायरी। तो मैं वहां से जब चिकन पॉक्स तो चली गई, लेकिन गालिब साहब ठहर गए मेरे पास। तो क्या हुआ कि ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में फिल्मों में जाऊंगा और मैं कुछ ना कुछ बनूंगा और कुछ ना कुछ करूंगा। तो वो शुरू हुआ कि घर वालों को प्रॉब्लम शुरू हुई, बड़ा होने पे उनको लगता है ये गया काम से। मोहल्ले में एक बहुत अच्छा परिवार रहा करता था, पुराने वक्त में सुनते थे कि उनके ट्रक वगैरह चला करते थे, उनका एक बड़ा लड़का था, वो पागल हो गया था फिल्मों के चक्कर में। तो मेरे वालिद साहब को जब जैसे ही पता चला मैं फिल्मों में जाऊंगा, तो उन्होंने तो जूतों के फिल्म फेयर से मुझे नवाज दिया उसी दिन। और साहब उन्होंने कहा कि ये जो अम्मी से कि ये उस बड़े भैया की तरह पागल होगा। मैं माना नहीं, क्योंकि मैंने अच्छा, मेरी अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना वो ये थी कि मैंने उस गलतफहमी को पाला जरूर, लेकिन मैंने किसी एक्टर की तरह या किसी शख्स की तरह दिखने की जगह ये कोशिश की कि मैं वैसा बन के सकता हूँ। जैसे लोग बाइक खरीद लाते हैं, जैसे लोग ब्रेसलेट पहनते हैं सलमान भाई की तरह या जॉन अब्राहम की तरह बाइक खरीदते हैं, मुझे उनको कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे मोहल्ले में सब ऐसे ही है, मेरा तो आधा मुस्लिम मोहल्ला था साहब, मैंने तो पूरा क्राइम ही देखा है, लेकिन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे था कि मैं ऐसा बनूंगा कैसे, तो उसके लिए मैंने अच्छे लोग ढूंढने शुरू किए, किताबें मेरे पास थी, किताबों वाले ढूंढे, घर छोड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी अभी जो कागज आए है उसमें सलमान भाई ने मेरी नज़म पढ़ी है और उन्होंने अपने करियर में पहली बार नज़म पढ़ी है, और वो इत्तेफाक से सतीश कौशिक साहब की फिल्म थी, तो इत्तेफाक से उनको नज़म चाहिए थी, मैंने दे दी, वो सलीम खान साहब तक पहुंच गई, वो उनको पसंद आ गई, उन्होंने फाइनली ये किया। वो पहले फिल्म में स्क्रिप्ट में नहीं थी, वो बाद में उन्होंने पढ़वाई। लेकिन मुझे इससे किस्सा याद आया, जब उनकी एक फिल्म आई थी माधुरी दीक्षित के साथ थी कोई सलमान भाई की, तो मैंने और अपने भाई ने, मेरे भाई ने छुट्टी की थी। जब मैं मालूम हुआ पहले डिश पे होता था प्राइवेट पे, तो आज वो फिल्म दिखाई जाएगी, तो स्कूल का गेट बंद हो जाने तक हम लोग एक गली में छुपे रहे कि आज वो फिल्म आएगी, क्योंकि घर वाले मारेंगे, लेकिन अपन ऐसा करते जानबूझ के लेट हो जाते हैं। तो लेट हो गया, मैंने वो फिल्म देखी, और आज यह है कि अभी रिसेंटली जब सलमान भाई ने वो फिल्म में मेरी नज़म पढ़ी, तो यहाँ से वहां तक पहुंचने में मुझे 21 साल लग गए। मैं 2000 में अपने घर से निकला था, और 21 साल बाद सलमान खान साहब ने मेरी नज़म पढ़ी। इस ट्रैवल के बीच में सिर्फ एक उम्मीद ही ऐसी चीज थी जिसने मुझे बचाया। बाकी तमाम जगह पे मुझे यही सुनने को मिला, तुम शायरी करते हो ना तो तुम भूखे मरोगे जिंदगी में। मेरे चाचा ने भी यही कहा था जब मैं घर से निकला कि मुझे शायरी करनी है, तो उनका बेटे तुम शायर बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि शायर हमेशा भूखे ही मरते हैं। लेकिन अब ये लगा करा में कि चाचा भी शायरी करते हैं मेरी तरह। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, मुझे तो हमेशा उम्मीद ने ही बचाया, और तो मुझे कुछ आता नहीं था। किताबें वगैरह मैंने पढ़ी अपने इस पे एग्जाम वगैरह के अंदर। मैंने भी यही पूछा यहाँ पर कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं बोले अरे सब IAS ऑफिसर्स हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो मैं और डर गया क्या पता नहीं मेरी बातें ऐसी हैं, मगर जो भी है सच्ची हैं। मैं आपको बताऊं कि एक सवाल होता है ना मैथ्स में, वो क्यूब वाले सवाल, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, उसके ऊपर क्यूब, तो मैंने मैथ्स ले ली थी, क्योंकि कुछ ऐसा मामला था, गर्लफ्रेंड ने मैथ्स ले ली थी, तो हमने कहा हम भी ले लेते हैं, चलो उधर चल चलते हैं। अब वो हुआ मसला ये कि उसको जब खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे लिए ऐसा था वो कि जैसे किसी बुलडोजर को आपने पानी पेचकस से खोल दिया, वो खोल तो दिया लेकिन वो बंद नहीं हो रहा सवाल मुझसे। तो मैंने एक दिन मैथ्स में ना 11 कॉपीज ली सप्लीमेंट्री, तो पूरे स्कूल में हंगामा मच गया कि एक लड़के ने मैथ्स में 11 कॉपी लिए एग्जाम में, और मेरे ना 100 में से आधा नंबर आया। मैंने कहा मैं तो इसका भी एहसान मानता हूँ, शायद नाम लिखने का दे दिया होगा इन्होंने मेरे को, तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ने का आदी था जब तक पढ़ा। अच्छा एग्जाम मैंने दिए, मैंने BA किया, BA किया ही नहीं असल में मुझे सिर्फ उर्दू अच्छी लगती थी जबान पढ़ने में, मैं उर्दू ही पढ़ता था सुबह शाम, उर्दू में पास होता था। 5 साल तक मैं ट्राई मारता रहा, वो हुआ ही नहीं उर्दू के अलावा किस सब में फेल। तो जब मैं एक इंटरव्यू देने गया माया FM के लिए, तब तक मैं बहुत पक चुका था, थक चुका था अपने इंटरव्यू से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तो मैंने कहा मैंने MA किया है फर्स्ट ईयर में।
तो उन्होंने एमए किया था, किया है फर्स्ट ईयर में। तो मैंने कहा जी 2 साल आप 3 साल बीए के मान लो, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के मान लो, मैं 5 साल उसी में फेल होता रहा। तो वो इतना खुश हुए, बोला क्रिएटिव लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे डीबी कॉर्प में जगह दे दी। और उस पर भी मैं आपको बताऊं कि मुझे जो पुराने लोग थे उन्होंने यही कहा कि तुम भास्कर में या तुम पेपर्स में या पत्रिका में तुम जा नहीं सकते हो यार, तुम कुछ अपने लेवल का काम करो। लेकिन मैं उसी की नेशनल टीम में था, मेरे अंडर 17 स्टेशन थे रेडियो के, माय एफएम के, दैनिक भास्कर के, और यहीं नोएडा में हमारा पहले ऑफिस था। मैं आता रहता था, लेकिन मैं जयपुर से काम किया करता था। तो उम्मीद मैंने कभी नहीं हारी। एक शेर अपना ही था कि मुस्कुराना है, जब्त करना है, आह जीना भी एक मरना है, कद्र करना हमारी आदत है, वक्त अपने खिलाफ वरना है। मेरा वक्त हमेशा मेरे खिलाफ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, इससे भी निकल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर वही गाना तूने मैंने जाना कभी नहीं जाना, उसने अपना आँख पकड़ ली। वो 2011 में आया था और वो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड सॉन्ग हो गया। तो मैंने मुंबई जाने से पहले ही अपनी 2 फिल्में साइन कर ली थी जयपुर में ही। तो तब मुंबई जाते थे लोग, लेकिन ये सब उम्मीद पर है, इसमें मेरा कुछ नहीं, अल्लाह का करम है। और यह है कि चलता रहा। एक शेर आपको और बता देता हूँ इसी सिलसिले से कि बर्बादियों से घर को संवारे हुए हैं हम, औरों से नहीं खुद से भी हारे हुए हैं हम, यूं ही नहीं होती है अंधेरों में रोशनी, खुद को जला जला के सितारे हुए हैं हम। तो मेरी जर्नी में अब अगर आप बोर होने लगे या मेरी बात अटपटी लगे तो आप मुझे रोक दीजिएगा, तो मैं बुरा मानने वाला आदमी नहीं, नीचे उतर के बैठ जाऊंगा। तो बहरहाल यही है कि फिल्मी सफर चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, पर उम्मीद का दामन आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कभी नहीं छोड़ा घर। अच्छा, मेरी वालिदा को आज भी यही लगता है कि वो ये कहती है बेटा तू कोई ढंग का काम कर ले तो हमारे को टेंशन मिटे कि हाँ तू राइटर है, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी के अंदर। वो हमेशा ही रहता है, राइटर्स के साथ ये रहता है कि वो, गुलजार साहब ने भी ये बात कही है कि मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहीं किसी ने कहा था कि गुलजार साहब के वालिद साहब ने बताया, बोला कि बेटे तो राइटर बन रहा है तो अपने ना भाइयों से बना के रखना तू जिंदगी में, क्योंकि वो मानते नहीं कि राइटर का कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने यही तय किया है कि कोई नहीं, मैं बहुत महंगा राइटर बनूंगा एक दिन, और बहुत महंगे के साथ बहुत अच्छा भी। इसलिए मैं स्लो अपना काम करता रहता हूँ। मैं ज़्यादा लक में काम नहीं करता, झूठ की तरफ नहीं जाता, चीज़ों की तरफ नहीं जाता कि हाँ मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। ठीक है, मेरा काम अच्छा है, मुझे काम मिलता रहता है, मैं काम करता रहता हूँ, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, अच्छा काम करना है। जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाने वाली है, लेकिन उस आनंद में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जिंदगी जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने जिंदगी में जो कुछ सीखा ना वो फिल्मों से ही सीखा। तो क्योंकि ये ना फिल्मों के राइटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। हम लोग ऐसे कहते हैं कि अरे फिल्मों के राइटर है ये तो साफ, अरे बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो इतना ज्यादा जानते हैं जिंदगी को। उनको मालूम है कि सामने वाली पब्लिक को ये बात समझ में आएगी, वो उसको उसी तरीके से कहते हैं। वरना आप अगर किसी फिल्म राइटर से बैठकर बात करेंगे फिलोसफी में, वो बहुत अच्छी बात करेगा, मगर वो फिल्म में आपको इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर साहब पैसा लगा रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए। और हम क्या है, साहिल साहब से लिखवा लिया राइटर्स ने ऐसा। हम एक किस्सा सुनते हैं कि वो छू लेने तो नाजुक होठों को, बड़ा अच्छा गाना था, उसके 2 ही अंतरे इसलिए हैं क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि बहुत लंबा हो रहा है गाना। तो आज तक उसकी 2 ही अंतरे, जब तीसरे की जरूरत पड़ी तो वहाँ थे ही नहीं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि राइटर्स को इनको नॉलेज नहीं होती, इनको बहुत नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि किसी की भी नॉलेज कम नहीं होती, कोई राइटर फिल्मों का हो, साहित्य का हो। और साहित्य की जहाँ तक बात है, साहित्य ने हमेशा उम्मीद दी है, और मुझे तो दी है, कम से कम आप मुझे देख लीजिए, मैं बिल्कुल ऐसे एरिया से आया हूँ जहाँ अभी जब एक वो भाई जहाँ राजीव भाई पढ़ रहे थे, उनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने ये बोला, लेकिन मैं उन लोगों के बीच से आया हूँ जिनकी आंखें तो थी लेकिन उन्हें देखना कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ क्राइम देखा, मैंने चीजें खराब देखी। जो नशा आज गवर्नमेंट कहती है वो मेरे मोहल्ले में शाम को 8 बजे के बाद बच्चा बेचता था और पीता था, लेकिन मैं वहां से निकल के किताबों की तरफ आया क्योंकि उम्मीद थी, मुझे पॉजिटिव चीजें अच्छी लगती थी। मैंने ये चीजें देखी, फिल्में देखी, अच्छे लोग देखे, किताबें देखी, मैंने कहा मैं ये जिंदगी चुनूंगा, और बस उस तरफ बढ़ गया। तो मैं एक गजल सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे विदा लूंगा। देखिए फोन भी खुलने में इसी वक्त नाटक कर रहा है। मैंने कहा मैं बेतरतीब सा आदमी हूँ
कि नींद उड़ जाए अगर ख्वाब पूरे सारे हो जाएं, नींद उड़ जाए अगर ख्वाब पूरे सारे हो जाएं, न रह जाए अगर मंजिल तो सब बंजारे हो जाएं। अंधेरे में सही रुक रुक के मैं बढ़ता तो जाता हूँ, अंधेरे में सही रुक रुक के मैं बढ़ता तो जाता हूँ, सितारे राह में बिछ जाएं तो अंगारे हो जाएं, भिगो के खुशनुमा कर जाएं ये माहौल दुनिया का, चलो कुछ इस तरह बिखरे कि हम फंवारे हो जाएं। हम अपनी दास्तां कहकर मरे इतना ही काफी है असीम, बाकी किस्मत धूल हो के तारे हो जाए। एक छोटी सी गजल और है कि बीती बातों को भुलाओ तो कोई बात बने, बीती बातों को भुलाओ तो कोई बात बने, तुम कोई बात बनाओ तो कोई बात बने। किसी को तोड़ के रख देना कोई बात नहीं, किसी को टूट के चाहो तो कोई बात बने। किसी को तोड़ के रख देना कोई बात नहीं, किसी को टूट के चाहो तो कोई बात बने। मुझे सोने नहीं देता है दर्द नाकामी, ये हकीकत है। मैंने रात को भी कुछ इंटरव्यूज देखे, उसके बाद नींद ही नहीं आई कि अभी और रास्ता बाकी है। कि मुझे सोने नहीं देता है दर्द नाकामी, कोई उम्मीद जगाओ तो कोई बात बने। जैसे पीछे चली आती है मेरे रुसवाई, जैसे पीछे चले आती है मेरे रुसवाई, किसी दिन तुम चले आओ तो कोई बात बने। असीम पर नहीं चलता है किसी का जादू, हाँ जो तुम सच ही ले आओ तो कोई बात बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कागज की नज़्म, अब वो है ना, ज़बानी याद नहीं है, कुछ एक है वो कि कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। पूरी तो मुझे याद नहीं, काफी लंबे थे अंतरे, पर कुछ था कि बनाए और करे तबाह कागज, कहीं रिश्तों का भी बने गवाह कागज, कहीं शादी कहीं निकाह कागज, कहीं तलाक का गुनाह कागज, हर जगह यूं है लाजमी कागज जैसे घर का है आदमी कागज। तूने मेरे जाना तो सबने सुना होता है, ठीक है। एक गीत है जो मशहूर हो गया था और उसी की लाइन गा के सुनो भाई। मैं हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू बस ये आहें मेरे हिस्से में है दर्द सारा। सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए, सारे अरमां मेरे दिल में रह गए। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है। अब वो इंग्लिश वाले मैंने लिखे भी नहीं थे तो मैं गाता भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।